नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल DG2 दोनों एग्जाम्स के लिए नॉन टेक के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए एक दो इम्पोर्टेंट जानकारी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डीआरडीओ एंड यूपीपीसीएल DG2 प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए। यदि उतना भी टाइम नहीं है तो डीआरडीओ के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज को देख लीजिए, जिसमें हमने पूरे सिलेबस को एक साथ कवर करके आपकी प्रिपरेशन करवाई है। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो पसंद आ जाए ना तो लाइक कर दिया करो। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए वीडियोज और बनाते हैं। ये देखिए आपके सामने है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको मिलेगी डीआरडीओ के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें 63 मॉडल पेपर है। तो आप आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। नाम मात्र के शुल्क में आपको 63 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। तो जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर डिटेल वहाँ चेक कर लीजिए। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला है, यदि ह्यूमन कूट भाषा में NDM XH है तो बैंड की कूट भाषा क्या होगी? कूट भाषा का मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग, और ऐसा क्वेश्चन तो रीजनिंग में आता ही है। MPTO में यही पूछा कोडिंग डिकोडिंग का, STB के हर शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा, तो आपके भी आएगा। ऐसे दो क्वेश्चन तो मान कर चले कि आपसे जरूर पूछे जाएंगे कोडिंग और डिकोडिंग का। तो देखते हैं ह्यूमन को किस प्रकार से लिखा है। जैसे इसने लिखा है उसी प्रकार से हम बैंड को लिख देंगे। ये रहा आपका ह्यूमन और ये रहा आपके NDMXH। यदि आपको ये आंसर समझ आ गया तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मना ही नहीं है। एच को देखिए इसने लिखा है लास्ट में, है ना। यू के बाद क्या लिखा है इसने, V और W छोड़कर X लिखा है ना। यू के बाद क्या आता है, आप कहेंगे V और W, इन दोनों को छोड़ दिया और उसके बाद X लिखा है। M का M सेम लिखा है और एक के बाद B और C छोड़कर D लिखा है, उल्टा लिख रहा है, और N सेम लिखा है। तो समझ गई ना, एक सेम लिखा है और एक के बाद दो छोड़कर लिखे हैं। चलिए यही पैटर्न हम करते हैं हमारी बैंड शब्द पर। ये रहा आपका बैंड शब्द। इसमें देखिए पीछे से लिखना शुरू करना है, तो डी तो सेम लिखेंगे, ये लो डी सेम लिख दिया। एन के बाद क्या आता है, ओ और पी, इनको छोड़ देंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे क्यू, है ना। सही कह रहा हूं क्या भाई? और उसके बाद देखिए ए है, ए के हम क्या करेंगे, ए सेम लिखेंगे और बी के बाद सी और डी छोड़कर ई लिखेंगे। एक तो ये तरीका है, यानी कि मैंने शुरुआत ही पीछे से कर दी। और एक तरीका है, यदि आप हुमन की तरह आगे से शुरुआत करते हैं तब भी बी है, बी को आप सेम लिखिए, है ना। बी को हमने क्या किया, सेम लिखा। उसके बाद देखिए ए आया है। ये तरीका क्यों नहीं फॉलो किया, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है। आपका DQAE राइट आंसर रहेगा। DQAE ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपने देख लिया होगा, एकदम सही है। और यदि गलती हो तो आप कमेंट में कर देना, मैं आपका कमेंट भी देख लूंगा। ABCD और E 5 नदियां हैं, 5 नदियां हैं। ऐसा क्वेश्चन भी जरूर पूछा जाता है। अभी पावर ग्रिड का मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, PGCIL का, और आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। PGCIL के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सबसे बड़ा है, तो इसमें यानी बोलना छोटा का क्वेश्चन था, और इसमें भी बोलनी छोटी का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें मनुष्य के बारे में दे रखा था, यहाँ आपकी नदियों के बारे में। 5 नदियां हैं, ए बी की अपेक्षा छोटी है परंतु ई से बड़ी है, सी सबसे बड़ी है। यदि डी बी से कुछ छोटी है तो ए से कुछ बड़ी हो, तो बताइए सबसे छोटी नदी कौन सी है। क्वेश्चन पढ़ लिया, दिमाग चकरा गया, है ना। यही होता है रीजनिंग के क्वेश्चन में, आपके दिमाग चकरा जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा,
आपको ये नहीं करना है ए बड़ा है सी बड़ा, ये नहीं करना। मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो शुरू से बताता आया हूँ। देखिए आपको क्या दे रखा है, ए बी सी, ए बी की अपेक्षा छोटी है, तो छोटी कौन है, आप कहेंगे ए। बड़ी है उसे पहले लिखिए, ऊपर लिखिए। अब देखिए परंतु ई से बड़ी है, यानी कि ई से बड़ी है तो ई क्या हुआ, छोटा हुआ। ये इसकी ए की बात कर रहा है कि ये बी से तो छोटी है, ये देखो बी के नीचे आई है यानी कि बी से छोटी है, लेकिन ई से बड़ी है क्योंकि ई के ऊपर है। सी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है तो सी को सबसे ऊपर लिख देंगे। डी बी से कुछ बड़ी है, डी बी से कुछ छोटी और ए से बड़ी है, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन आएगी, तो आप कहेंगे डी। ये लो हमने डी दोनों के बीच में लगा दी। बताइए सबसे छोटी कौन है, तो आप कहेंगे ई नदी सबसे छोटी है क्योंकि सबसे नीचे आई है। यदि पूछते सबसे बड़ी कौन है तो बी सी सबसे बड़ी हो जाती। यदि आपसे पूछते सबसे बीच में कौन है तो डी सबसे बीच में है क्योंकि दो ऊपर दो नीचे, डी सबसे बीच में। तो इस प्रकार से आप इन तरीकों को फॉलो करके ऐसे बनाकर इजीली आंसर कर सकते हैं। मात्र आपके लगभग 20 से 30 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार होगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। आपको बस संख्या ध्यान में रखनी है 7। क्यों, क्योंकि 7 दिन में एक सप्ताह होता है। और मान लीजिए 23वीं तारीख को रविवार दे रखा है ना, ये रविवार है, तो इससे 7 दिन पहले भी रविवार होगा, इससे 7 दिन पहले भी रविवार होगा, यानी कि 2 सप्ताह पहले पूछा है तो ये हमने 2 सप्ताह निकाल दिए, यानी कि 7-7 14 दिन पहले रविवार हुआ। अब उससे 4 दिन पहले, यानी कि अब रविवार में से आपको 4 दिन माइनस करने हैं। और मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूं एक, जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे कि इतनी तारीख को रविवार है या सोमवार है मंगलवार है जो भी वार है, उससे 3-4 सप्ताह पहले, यानी कि सप्ताह जितने भी दे रखे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, उन सप्ताहों को छोड़ दीजिए क्योंकि वही वार आना होता है। मान लीजिए आपकी 23 तारीख को रविवार है तो इससे पिछले सप्ते भी रविवार था और इस पिछले सप्ते भी रविवार था, यानी कि आपको रविवार में से डायरेक्ट वो 4 दिन माइनस करने होते हैं, 4 डे करने हैं माइनस। तो रवि में से एक दिन माइनस किया आपके शनिवार, 2 दिन आपने माइनस किए शुक्रवार, तीसरा दिन माइनस किया तो क्या आएगा, गुरुवार, और एक और दिन माइनस किया तो आपकी क्या आएगा, बुधवार। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 4 दिन रविवार में से माइनस करके हमने आंसर निकाल दिया है। या यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए रविवार में से 4 दिन माइनस किए तो एक किया तो शनिवार, फिर शुक्रवार, गुरुवार और ये बुधवार, इनके 4 दिन पहले कौन सा वार था, तो 4 दिन पहले बुधवार था। इजीली कर सकते हैं ना। यहाँ आप कुछ मंगलवार की तरफ जाएंगे लेकिन 4 दिन पहले पूछा है तो आप ये वाला आंसर राइट रहेगा। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, यदि 2 6 4 यानी कि 264 स्टार 2 बराबर 6 है, 870 गुणे 3 या स्टार 3 बराबर 11 है, 735 स्टार 5 कितना होगा। तो हम डायरेक्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संख्याएं देखिए, संख्याएं क्या कह रही है, 2 6 और 4, स्टार की जगह आप जोड़ बाकी गुणा बाकी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आपको लाना है 6। मान लीजिए मैं इसे 2 से गुणा करता हूँ तो संख्या बहुत बड़ी चली जाएगी और हमें लाना है 6, इनकी गुणा नहीं करेंगे। मान लीजिए मैं स्टार की जगह भाग देता हूँ तो भाग से क्या होगा, 1 3 और 2 होगा। अब 1 3 2 को आपस में जोड़िए, 1 + 3 + 2, तो आप कहेंगे ये तो हमारी 6 हो रही है, यानी कि ये तरीका ठीक रहेगा। लेकिन ठीक नहीं रहेगा जब तक आगे वाले पर यही कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो जाता। यदि यही आगे वाले पर कॉन्सेप्ट लागू है तब ठीक रहेगा। अब देखिए क्या है, 870 भाग करते हैं 3 से तो आप क्या आएगा, 2 9, और 0 का 0 छोड़ देते हैं, 0 को 2 और 9 क्या होगा, 2 और 9 आपके 0 को तीनों को जोड़ते हैं तो 11 होगा, यानी कि सही वाला कॉन्सेप्ट हमारा यही है। ये तरीका चलिए आगे उसी पर करके हम अपना आंसर भी ले आते हैं। मैं आपको बारीकी से डिटेल से समझाता हूँ ताकि आप सारी समझ जाए। 735 है, भाग करना है 5 से, क्यों, क्योंकि हमने इन सब में भाग किया है, इसमें भी करेंगे। अब देखिए आपकी एक बार जाएगा, ऊपर लिख दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, एक बार जाएगा, उसके बाद आपकी 4 बार जाएगा 20, उसके बाद आपकी 7 बार जाएगा, है ना। आप भाग कर दीजिए, हो सकता है मेरी यहाँ कुछ गलती हो लेकिन आंसर इसी प्रकार से आएगा, पैटर्न आपको पता चल गया होगा। 7 4 11 और 1 12, दोनों को ऐड करते हैं 12, यानी कि ऑप्शन नंबर
डी आपका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार आता है, आपके भी आएगा। एक नहीं 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएंगे, तो संभल के जाए, इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए क्या होगा। तो पहला है प्रबंधक, मजदूर संघ और कामगार। यदि वेन डायरेक्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको इन तीनों वर्डों को, चारों वर्डों को ध्यान से देखना होता है। प्रबंधक कौन होता है? जो काम को मैनेज करता है। मजदूर संघ और कामगार, एक मजदूरों का संघ होता है और वही कामगार होते हैं। यानी कि कोई आदमी है, किसानों का संघ है, यानी कि वो किसान है तभी तो उन्होंने संघ बनाया। इसी प्रकार से काम करने वाले जो कारीगर है उनका संघ है, उन्हें उन्होंने मजदूर संघ कहा है। तो हम कह सकते हैं मजदूरों का संघ है और इसके अंतर्गत आएंगे काम करने वाले। यानी कि एक किसानों ने मान लीजिए एक संघ बनाया है, तो उसके अंदर कौन आएगा? किसान ही आएंगे, मुकेश अंबानी तो आना नहीं है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आपके मजदूरों का एक संघ है और उसके अंदर मजदूर है। कामगार को आप मजदूर समझ सकते हैं जो काम करते हैं, तो उनके अंदर आएंगे। लेकिन प्रबंधक होता है ये न तो मजदूर संघ में होता है और न ही कामगार में होता है, ये अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर रहेगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। मान लेते हैं तीनों इंटरकनेक्टेड होते तो वो वाला होता, लेकिन यहाँ इंटरकनेक्टेड नहीं है। मजदूर और कामगार तो एक है, लेकिन ये प्रबंधक आपका कचरा अलग है, इनकी अलग है, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है या फिर इससे कोई वास्ता नहीं है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि पी क्यू के दक्षिण में, ये क्वेश्चन आपके जरूर आएगा और जब भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम छपा हुआ मिले आपको ये बना लेना है। ऊपर लिखना है उत्तर, नीचे लिखना है आपके दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये आपको लिख लेना है। अब देखिए क्या है, पी क्यू के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ न दक्षिण दे रखा है न पश्चिम, दोनों के बीच वाली दक्षिण और पश्चिम, ये मान लीजिए आपका बिंदु है पी। ये मान लिया हमने क्या है, बिंदु पी। अब बिंदु पी का क्या कह रहा है, ये बिंदु पी क्यू के 35, यानी कि यहाँ आपका पी नहीं क्यू है। पी की दिशा इसने यहाँ दर्शा रखी है 35 मीटर, ये आपकी 35 मीटर है। आर क्यू के, ये क्यों रहा, इससे आर क्या है, दक्षिण पूर्व में, ये रही दक्षिण ये रही पूर्व, दोनों के बीच वाली में है, यहाँ है, और 55 मीटर इसने दे रखी है। अब ये पूछ रहा है कि आर पी से किस दिशा में है। ये रहा आपका आर पी से इस दिशा में है, तो आपको बताना है किस दिशा में। तो मान लीजिए आप यहाँ एक और बना लीजिए इस प्रकार से, ये आपका उत्तर यहाँ बनेगा, यहाँ दक्षिण बनेगा, तो ये इसके दक्षिण दिशा में है, इजीली आप कर सकते हैं, है ना। आर पी की किस दिशा में है, तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा में है, क्योंकि हर बिंदु पर ये दिशा बनती है। अब मैं यहाँ आपसे पूछूं तो यहाँ भी आपको दिशा बना लेनी है, ऊपर उत्तर दक्षिण, यहाँ भी दक्षिण, ये आपको समझना है। यदि यहाँ कुछ उत्तर होता है ना तो फिर ये आपके चेंज हो जाएंगे, दक्षिण यहाँ आ जाएगा। समझ गई ना, आप कर सकते हैं इजीली उत्तर दक्षिण। यहाँ पी से पूछा है तो पी का मुंह मान लीजिए इधर है, तो आपके इधर दक्षिण दिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ओड नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। दिए गई संख्या में से ओड नंबर विषम संख्या चुनिए। कुछ कहेंगे सम विषम का, तो ये आपके सम है, ये सम है, ये विषम है, ये विषम है, यानी कि वो तरीका आपका फेल हो गया। यदि एक सम होती एक विषम होती तो आप कर सकते थे। दूसरा तरीका हम देखते हैं, 3 के पाड़े में कौन सी आती है, तो ये 3 के पाड़े में आती है, 54 आती है क्या, तो हाँ आप कहेंगे 1 8, हाँ आती है। और ये आपकी 3 से कट जाएगी 15 बार में, लेकिन ये 55 3 से नहीं कटेगी, तो ये वाला आपका आंसर हो सकता है। और तरीके बताता हूँ आपको इसे करने के। 9 के पाड़े से चेक कर लीजिए, 9 के पाड़े में आती है, 9 में आती है, 9 में आती है, ये 9 में नहीं आती, ये आंसर हो जाएगा। और तरीके बताता हूँ आपको किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐड कर लीजिए, 8 और 1 9 होते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, लेकिन 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो ये आपके ओड नंबर है। तीनों तरीकों से किया, आंसर एक ही आया है। नीचे दी गई प्रश्न आकृति में विषम है, ये विषय नहीं है, विषम चुनिए। विषम यानी कि ओड नंबर, तो ओड का आपके हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि विषम चुनिए। विषम का मतलब ये सम विषम वाला नहीं है, इसमें विषम का मतलब होता है जो 3 ऑप्शन से अलग हो, 3 ऑप्शन से अलग हो। और अभी अभी मैंने आपको PGCIL पावर ग्रिड का पेपर सॉल्यूशन करवाया था, रीजनिंग और मैथ का, जिसमें इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, है ना।
याद होगा सबको, मेरे वीडियोज लगातार देखते हैं तो PGCIL में ऐसा पूछा गया था। ITI बेस्ड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं ओड नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। पहले तो आप इसे साइज के अकॉर्डिंग देख लीजिए, या फिर पहले तो मैं आपको तरीका नंबर 1 बताऊंगा कि आप संख्या के अकॉर्डिंग देखिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं कर सकते। यदि ऐसा होता कि 3 ऑप्शन में 3-3 होते लेकिन एक में 2 होता तो वो आपका आंसर हो जाता, या फिर ऐसा होता कि 3 ऑप्शन में 2-2 होते लेकिन एक ऑप्शन में 3 होता तो वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ दोनों ही कंडीशन नहीं है। तो अब आप कौन सी कंडीशन की तरफ जाएंगे। अब आप देखिए कि छोटे बड़े में, तो पहला आपका ये बड़ा है, फिर ये इससे छोटा है और सबसे छोटा ये वाला है। इसमें भी ये देखिए, ये सबसे बड़ा, ये इससे छोटा और बीच वाला सबसे छोटा। इसी प्रकार से आप दूसरे को देखिए, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन इस ऑप्शन में आपके दोनों बराबर है, यानी कि साइज में छोटा बड़ा नहीं दे रखा है, दोनों साइज में एक जैसे या फिर एक बराबर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा, या फिर विषम आपकी आकृति ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझा है। मैं क्वेश्चन को पूरा टाइम देता हूं ताकि आप इस प्रकार की यदि और भी क्वेश्चन आए तो अपने आप इसे सॉल्यूशन कर सके। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है, यदि 72 + 37 यानी कि 72 + 37 बराबर है आपके 6328, 54 और 13 आपके है 4504, तो 61 और 53 को जोड़िए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, आप 2-3 तरीके कर सकते हैं। जब भी जोड़ बाकी का आए तो मैं आपको 4 तरीके रिकमेंड करूंगा। जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुणा कीजिए या फिर भाग कीजिए, और आप अपने माइंड में भी करने की कोशिश करें। अब देखिए, मान लेता हूं मैं इस 72 और 37 को जोड़ता हूं तो क्या इतनी बड़ी संख्या आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। कैसे? 72 और आपके 37 जोड़ेंगे तो आपके होगा 79 और 109 होगा। तो 109 है जोड़ने से और हमें चाहिए 6300, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो आप क्या कीजिए, गुणा करने की कोशिश करें, इन दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए। तो एक बार मैं गुणा करता हूँ 70 और 40 की, है ना, एक बार 70 और 40 की कर देते हैं, 7 चौक 28 यानी कि 2800 आएगा। लगभग 2800 के करीब आपकी संख्याएं आएगी, लेकिन 6328 नहीं आएगा। ये मैंने आपको जल्दी मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया है कि इसमें 72 था तो नज़दीक की संख्या 70 ले लेते हैं और इधर आपके 40 ले लेते हैं तो भी 2800 आएगा। 2800 के करीब ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने मल्टीप्लाई की नहीं है, आपको तरीका बताया है। हमें चाहिए 6328, तो क्या करें? तो आप देखिए क्या करना है। आप ऐसा काम कीजिए कि 72 में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करेंगे? 72 में से आप माइनस कीजिए, 72 में से आप माइनस कीजिए 9, और वहीं 37 में भी 9 माइनस कीजिए। तो देखिए 72 में से जब आप माइनस करेंगे 9 तो आपकी आएगा 63, जैसा कि आपको पहला नंबर दे रखा है। उसके बाद आप देखिए 37 में से यदि आप 9 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? तो 28 आएगा। यानी कि दोनों संख्याओं में से आपके 9 माइनस करके ये लिखा है, तो आपकी ये लिखा है। इसी प्रकार से देखिए 54 में से मैंने 9 माइनस किए तो आएगा 45, और 13 में से मैंने 9 माइनस किया तो आपके 4 आएगा ना। तो 4 को देखिए यहाँ कैसे लिखा है, 4 को 04 लिखा है, यानी कि एक संख्या नहीं लिखनी है, दो संख्याएं जोड़ा बनाकर लिखनी है। तो 4 आया तो इसने 04 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए, पूरा टाइम ले रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए, यदि आपको आता है तो आप इसकी भी कर सकते हैं। आगे देखिए 61 + 63 है, तो 61 में से भी 9 घटा देंगे। 61 में से जब 9 जाएगा तो आपकी 52 बचेगा, और 53 में से जब आपके 9 जाएगा तो आपके कितना बचेगा? 44, है ना। तो ये आपको लिखना है 52 44, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इजीली आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। डॉक्टर, आदमी और अभिनेता। वेन आरेख का क्वेश्चन यूट्यूब पर, यानी कि जो DRDO प्रिपरेशन करवा रहे हैं उनमें सबसे पहले मैंने ही करवाया है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ।
STA-B के एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए थे ना, तो उससे पहले वेन आरेख मैंने करवाया था और मैंने पूरा कहा था आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, और किसी ने नहीं करवाया था। जब STA-B का पेपर आया तो वेन आरेख की हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद अब जो भी आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो वेन डायग्राम का शायद क्वेश्चन शामिल कर रहे होंगे, क्योंकि अब उन्होंने STA-B का पेपर देख लिया है। आप मेरे पुराने वीडियोज भी देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। डॉक्टर, अभिनेता और आदमी आपको दे रखा है, तो वेन आरेख में आपको शब्द को पकड़ना होता है, शब्द का मीनिंग पकड़ना होता है। देखिए, आदमी है, डॉक्टर होगा वो भी आदमी होगा। यहाँ आदमी का मतलब मेल नहीं है, यहाँ आदमी का मतलब है आपके मनुष्य जाति से रिलेटेड संबंधित किया गया है। तो जो आदमी होगा वो अभिनेता भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। तो ये आपके बनेगा आदमी का सर्कल। अब आदमी में कुछ अभिनेता होंगे, यानी कि कुछ आपके एक्टर होंगे और कुछ आपके डॉक्टर होंगे। तो आदमी के दो हिस्से हो जाएंगे। तो ऐसा आपको किस में दिखाई दे रहा है, तो आप चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं, सॉरी, देखिए इसमें क्या है, ये आपका आदमी है तो कुछ आदमी आपके अभिनेता होंगे और कुछ आपके डॉक्टर होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है इसी क्वेश्चन में, कि आपको शब्द देखना होता है। आदमी एक कैटेगरी है, आदमी आपकी कैटेगरी है और उस आदमी को आपका एक सर्किल बनाना है। अब उसी में से कुछ तो आपके एक्टर होंगे और उसी में से कुछ आपके डॉक्टर होंगे। इसी प्रकार से यदि आपको संबंधित सब एक दे कि सब्जी, 3 वर्ड देता है, एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप और समझ जाए। आपको एक वर्ड देता है कि सब्जी, आलू और टमाटर, इसका वेन आरेख बनाइए। तो आप क्या करेंगे, टमाटर और आलू क्या है, तो आप कहेंगे सब्जी है, और सब्जी मेन कैटेगरी दे रखी है तो आपको एक सब्जी का सर्किल बनाना है। और आलू और टमाटर सब्जियां हैं, सब्जियों के नाम हैं, तो ये इसी सर्किल के अंदर आएगी। लेकिन दो अलग अलग सब्जियां, इसलिए दो अलग अलग सर्किल बनेंगे। समझ गए ना, इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यदि 16/4 या 16/4 बराबर 74 है, 21/7 33 है, 81/9 आपके 99 है, 55/5 बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, पहले तो यदि कोई मेरी तरह सोच रहा है ना, तो वो पहली संख्या को देखकर क्या कहेगा कि आपकी 16/4 है, 16 और 1 4 को लिखा है, 7 कर दिया जोड़ के और 4 ये लिख दिया। मेरी तरह सोचेगा तो वो यही करे, है ना। कैसे किया है देखिए, 6 और 1 को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा 7, और ये 4 सेम लिख दिया तो आपके 74। पहली संख्या में तो आप ऐसा कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे ये रूल आपका फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपको ये रूल मानना नहीं है। मान लेते हैं हम 2 और 1 को जोड़ते हैं 3, लेकिन 7 को यदि सेम लिखते हैं तो 37 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 33 बना है, यानी कि ये रूल हमारा गलत है। तो आप कैसे करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एक दो तरीका नहीं होता। जो आपके माइंड में आए उससे आप कर सकते हैं। आप देखिए इसने क्या किया है, 16 और पहले तो आपने इसने यही किया है, ये 6 और 1 को जोड़ा है, 6 और 1 को जोड़ने से क्या आता है, तो उसने किया है 7 जोड़ के लिख दिया। लेकिन अब इसने 16 में 4 का भाग दिया है, और 16 में 4 का भाग देते तो 74 बनता है, जैसा इसने लिखा है। आगे आपकी संख्या है 21, 21/7 है ना। तो 21 में पहले तो इसने 2 अंकों को जोड़ा है, 2 और 1 को जोड़ के लिखा है 3। उसके बाद 21 में इसने 7 का भाग देकर 3 लिखा है, ये लो 33 लिखा हुआ। 81 में इसने दिया है 9 का भाग, तो पहले तो 8 और 1 को जोड़ के लिखा है इसने 9। लास्ट में इसने क्या किया है, 9 से इसमें भाग दिया है, और 81 आपके 9 के पाड़े में 9 बार आता है, तो इसने 99 लिखा है। इसी प्रकार से आपको 55 में करना है, 55 में करना है। तो चलिए मैं ये पहले तो मिटाकर आपको बताऊंगा कैसे करना है। पूरा एक बार इरेज कर दूं, ये लो क्लियर हो गया। अब देखिए मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो आपको 5 है ना, जो इन दोनों को जोड़ देना है। 5 और 5 कितने होते हैं, आप कहेंगे 10। फिर इसमें ये 5 है ना, इसका इसने भाग देना है, तो आपके आएगा 11, 10 11। यदि मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तो एक और बात बताऊँ, 10 आपके इंग्लिश में आता है जे नंबर पर, और 11 आपके आता है के नंबर पर। ये आपके हमारे चैनल का नाम बन गया JKIT मंत्रा। यदि आपको कोई कहे तो आप इसे डिकोडिंग में भी लिख सकते हैं। जे और के को आपके 10 11 10 11 लिखा जाता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर दे रखा है।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस इन पर जरूर कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको DRDO के लिए मोस्ट सुटेबल टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, केवल नाम मात्र के शुल्क में आप ले सकते हैं, जिसमें 63 टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर ऐड हो चुके हैं। तो आप प्रैक्टिस आज से ही कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यदि आप किसी भी टॉपिक में कहीं भी कमज़ोर हैं तो आप टेस्ट सीरीज से तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक ज्ञात करना है, कौन सा है, ये रहा लुप्त अंक, है ना, ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो जब आपको लुप्त अंक जिसमें पूछे ना उसी अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ लुप्त अंक पूछा है तो हमें देखना है ये कैसे आया, ये कैसे आया। यदि आपको ये लुप्त अंक पूछता ना तो आपको देखना होता कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, लेकिन यहाँ पूछा है तो अब हम ये दोनों देखेंगे कैसे आए। तो एक बार मैं इरेज करूँगा सारा और आपको शुरू से समझाऊँगा। देखिए पहले आपको देखना है इन दोनों से क्या करे कि ये वाला आ जाए, है ना, इन दोनों को क्या करे कि ये वाला आ जाए। तो आपकी दे रखा है 14 और 24, यदि आप ऐड करेंगे तो 42 नहीं आएगा, क्योंकि ये देखिए 38 है ना। उसके बाद देखिए क्या किया इसने, माइनस करते हैं तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 24 और 14 में से माइनस करने पर 10 आ जाता है, तो आपको नहीं करना है। अब देखिए कोई और तरीका, तो आप कहेंगे, एक बार मैं इसे हटा लूँ, आप कहीं मान लेते हैं इसे करते हैं 5, दोनों को ऐड करते हैं और ये आपके आ गया 6। 5 और 6 को गुणा करेंगे तो भी 30 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब देखिए हम डिवाइड करते हैं, इसे मान लेते हैं मैं 2 से डिवाइड करता हूँ और इसे 4 से डिवाइड करता हूँ, है ना। तो 2 और 4 से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा आपके 7, और ये आपके 4 से डिवाइड करने पर 24 बन जाएगा 6। और यदि इन 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 आता है। यानी कि तरीका ये वाला हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। अब आपको आगे भी ये फॉलो करके चेक करना है कि क्या यही तरीका सही है। तो पहली संख्या को 2 से डिवाइड कीजिए और दूसरी को 4 से। यदि इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके बनेगा 3 1 31, और इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो बनता है 3, है ना, 32 बनता है, सॉरी यहाँ ये लो 32 बनता है। आप इसे 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 64/2, ये आपके हो गया 3 और 2 32, है ना। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 32 की आप 32 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 96 आएगा। और उसके बाद यही आपको तरीका फॉलो करना है आगे आंसर पर। आगे आंसर पर कैसे फॉलो करना है, देखिए आगे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उस पर फॉलो करना है। 32 को 2 से डिवाइड करना है, ये वाले 32 को, और इसको 4 से डिवाइड करना है। 32 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आप क्या आता है 16, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड मत कीजिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब दो संख्याओं को आपको मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो देखिए क्या करना है, ये 16 है, 16 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 में से 8 का भाग देने पर, है ना। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप 8 को 4 से डिवाइड कर लीजिए। देखिए मैं आपको पूरा तरीका एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा ताकि यहाँ किसी को कन्फ्यूजन न हो। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, यदि आप इसे पॉइंटों में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। 32 है, इसमें आपको 2 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि लास्ट में जो आंसर आएगा उसकी गुणा करनी है ना इसके साथ, और इसे आपको 4 से करना है। तो देखिए अब मैं आपको इजीली बता दूं, ये तो आपके हो गया 16, ये 4 से कट जाएगा आपके 4 बार, तो 18 की आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो आपके 72 राइट है ना। तो छोटे छोटे तरीकों को फॉलो कीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। रीजनिंग में बहुत बड़ी क्लास है, और मैंने आपके नॉन टेक की 1 घंटे की महामैराथन क्लास आपको प्रोवाइड करवाई है। आप जाकर जरूर देखिए, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें नॉन टेक के हर टॉपिक को, हर क्वेश्चन को मैंने आपके लिए शामिल कर दिया है। उसके बाद आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और मैं DRDO एग्जाम तक आपको इसी प्रकार की क्लासेज, यानी कि लंबी क्लासेज बीच बीच में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अब देखिए क्या है आपके लिए, ये हमारी ई बुक है नॉन टेक की, 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 की आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप ले सकते हैं। नॉन टेक की हर टॉपिक को टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए हैं, क्वेश्चन प्लस आंसर, जो आपकी IT आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये है आपके वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन, जिसमें आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको 63 मॉडल पेपर मिलेंगे, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से
संबंधित शब्द को चुनिए। तो आपको यहाँ समानुपात, ये वाला जो चिन्ह होता है ना, ये समानुपात का होता है। इसको आपको रूल बनाना है कि ये कैसे आया। जिस प्रकार से वृत्त परिधि से संबंधित है उसी प्रकार से वर्ग किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। तो वृत्त होती है ना, तो ये आपका वृत्त है और ये आपका वर्ग है। वर्ग यानी कि स्क्वायर, वृत्त यानी कि सर्कल। सर्किल की ये परिधि यानी कि सरकमफेरेंस की बात कर रहा है, तो जो बाउंड्री होती है ना उसे हम परिधि कहते हैं। तो ये आपको बताना है कि वृत्त की जो आपकी ये वाली वर्ग है, स्क्वायर की परिधि को क्या कहते हैं। तो स्क्वायर की परिधि के 2-3 नाम होते हैं। एक तो होता है परिमाप, परिमाप, दूसरा होता है परिमिति, परिमिति। तो जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी में परिमिति दे रखा है, आप परिमिति की तरफ जाकर अपना आंसर कर दीजिए। परिमिति आपका राइट आंसर होगा कि जैसे वृत्त की परिधि होती है वैसे ही वर्ग का परिमाप या परिमिति होती है। क्षेत्रफल दोनों में होता है, आयतन वर्ग में नहीं होता क्योंकि आयतन में तीनों चाहिए होती है, 3 साइड चाहिए होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और वर्ग में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है ना। चलिए नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। ये रही हमारी 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप नॉन टेक के क्वेश्चनों की बुक। आप लिंक से डायरेक्ट ले सकते हैं वरना टेलीग्राम पर ले लीजिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो टेलीग्राम पर लिंक दे रखा है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। पहले यदि आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और आप भी चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी की परख करना या जांच करना कि कैसी है आपकी तैयारी, तो डाउनलोड नाउ वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल मोबाइल एप्लीकेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये रहा, आपको दिखाई दे रहा होगा। मॉडल पेपर है और टेक्निकल, यानी कि लगभग आपको 63 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं DRDO टेक्नीशियन ए एग्ज़ाम के लिए, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। तो जाकर डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको 63 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे और कमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस प्रकार से एक्सप्लेन करूंगा कि हर आदमी को, हर बच्चे को समझ आएगा, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट या फिर कमज़ोर क्यों ना हो। आप अपना आंसर कर दीजिए। यदि आपको आंसर आता है तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर, यानी कि दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं, 1200 लोग हैं। व्यक्तियों का एक समूह है, रेल यात्रा कर रहा है, चलो छोड़ो उसे। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, 15 सैनिकों के लिए कितने कप्तान है, एक कप्तान है, तो उस समूह के कप्तानों की संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेंगे। टोटल कितने हैं आपके, 1200 है, और 1200 ये x + y है, यानी कि कप्तान और इसको मिलाकर है। यदि हम कहते हैं कि 15 सैनिक पर आपके एक कप्तान है, तो ये आपको इस प्रकार से कहना चाहता है। मैं थोड़ा छोटा लिख देता हूं ताकि मैं पूरी स्क्रीन घेर सकूं या यूज कर सकूं। देखिए आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15 यदि सैनिक है तो एक आपका है कप्तान, 15 सैनिक पर एक कप्तान है। ये आपके सैनिकों का अनुपात है पहले वाला, और दूसरे वाला जो आपका है वो है आपके कप्तान का, यानी कि टोटल आपके 16 रेशियो हैं। तो आपको करना है 1200 कुल बटे टोटल रेशियो। अब यदि आपको कप्तान का पूछे तो कप्तान के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सैनिक का पूछे तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हमें कप्तान का पूछा है, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 16 कहाँ आया, तो 15 और 1 जोड़कर मैंने टोटल रेशियो को लिखा है। कप्तान की निकालनी है, 1 वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करनी है, कर दीजिए। तो कर दीजिए आप अपनी कैलकुलेशन, जो भी आपका तरीका है। ये लो 75 आपके हो गया है ना। इजीली 2 से 4 से आपको जहाँ से इजी लगे उससे काटापीटी कर लीजिए, आपके आंसर आएगा 75, 75। कैलकुलेशन का सबका अलग अलग तरीका होता है, तो इस पर मैं आपको ध्यान नहीं दूंगा, आप अपने तरीके से कर लीजिए। यदि यहाँ आपको सैनिकों की संख्या पूछे तो अब आपको 1200 में से 75 माइनस कर देना है, तो 1125 आएगा। क्या आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये आपकी सैनिक है और ये आपकी
कप्तान है ना, और ये कट जाएगा आपके 15:1 के रूप में, तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अपना अपना आंसर कर दीजिए, और पहले वाले में जिसने भी सही आंसर किया है वो भी अपना कमेंट करे कि हाँ मेरा सही था। यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब बराबर आपके हैं 3025। सबका क्यूब किया है 1 से लेके 10 तक और उनको ऐड करके 3025 लिखा है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, 2 का, 4 का, 6 का, इससे लेकर 20 तक, यानी कि 2 के टेबल का आपको क्यूब करना है अलग अलग, और फिर उनको ऐड करके बताना है कैसे करना है। तो देखिए आपको पहली कंडीशन दे रखी है ना, इस कंडीशन को किसी हालत में आपको यूज कर लेना चाहिए जिससे आपका काम इजी हो जाए। तो यदि हम ऐसे करते हैं, 2 का क्यूब मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या होगा, 1 का क्यूब, क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया तो आपका बचेगा 1 का क्यूब। उसके बाद 4 कॉमन ले लिया, यानी कि 4 है, 2 कॉमन ले लिया तो आपके रहेगा 2 का क्यूब। इस प्रकार से 2 का क्यूब यदि कॉमन लेते हैं तो अंदर आपके पहले वाली कंडीशन सेट हो जाएगी। कैसे, 6 में से 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा आपके 3 का क्यूब। इसी प्रकार से डॉट 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 आपको करना है और 10 का क्यूब लास्ट में लिख देना है। समझ गए ना। 2 का क्यूब होता है आपकी 8, सबको याद है, स्क्वायर एंड क्यूब। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इन सभी की वैल्यू आपको पहली वाली कंडीशन में 3025 दे रखी है। अपनी अपनी कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट कर दीजिए। तो होगी आपकी कैलकुलेशन, ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएंगे। 24,200 आपकी मल्टीप्लाई या फिर सही आंसर रहने वाला है। यहाँ तक का तरीका एकदम सही है। उसके बाद यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप अपनी तरफ से सुधार लीजिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ये क्वेश्चन भी आपका सही हुआ है तो कमेंट कर दीजिए, और गलत हुआ है तो बताइए कहाँ आपको गलती हुई। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, 3.0 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.003। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसके दो तरीके हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही तरीका यूज करना है, नहीं तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं, देख लीजिए। पहले तो आपको देखना है ये वाला जो संख्या है ना, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब किसी संख्या के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद जीरो हो तो उस जीरो को हम छोड़ देते हैं, यानी कि आपको डायरेक्ट 3 दे रखा है और उसके बाद 0.3 0.03 और मल्टीप्लाई आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, ये वाली संख्या 0.003 है ना। अब देखिए जब पॉइंट उड़ेगा तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे जीरो लग जाते हैं, यानी कि 3 जीरो। यहाँ आपकी जीरो लगेगा नहीं। यहाँ देखिए पॉइंट उड़ा नीचे 10, यहाँ पॉइंट उड़ा नीचे आपके 100 है ना। तो नीचे देखिए कितने जीरो है, आप कहेंगे टोटल नीचे 6 जीरो है, तो आपकी हो गई 10 की पावर 6। नीचे जब 6 हो गई तो ऊपर जाएगी तो माइनस की 6, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 81 इंटू 10 की पावर -6। 81 कैसे आया, तो 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से 9, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 27 और फिर आपको करना है 81 है ना। हो गया आपका। तो 81 इंटू 10 की पावर -6 आपका राइट आंसर है। दूसरा तरीका चलिए मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है एग्जाम में ऑप्शन चेंज कर दे, तो आपको कैसे करना है वो वाला सुन लीजिए। आपको मल्टीप्लाई करनी है, 81 तो आएगा आपके ऊपर, वहाँ तक कॉमन है तो आपको लिख देना है 81। उसके बाद जब आपकी नीचे 10 की पावर -6 था तो इसका मतलब है आपके पॉइंट लगेगा ऊपर 6 संख्याओं पहले, 2 तो आपको दे रखी है, 4 संख्याएं आपको आगे ऐड कर देनी है। पॉइंट ये लो, 2 2 4 और 6, यानी कि 6 संख्याएं पहले आपके पॉइंट हो गया। तो ऐसा ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबका सही हुआ था। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m और n का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे ना। देखिए कैसे करना है, बराबर दे रखा है तो आपको बराबर करना है। क्या दे रखा है इसमें, n के 10%, m का
10%, 10/100% होता है बट्टे 100 बराबर n का 20%, n का ये लो 20%, दोनों में आपके नीचे 100 है, कट कर दीजिए, हो गया। 0 से 0 आप कट कर दीजिए, तो आपके क्या होगा, m इंटू 1 इज इक्वल टू, जैसा किसने दे रखा है, बराबर है n इंटू 2 के बराबर। अब आपको अनुपात क्या ज्ञात करना है, m और n का, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टे, m अनुपात n, यानी कि ये m है, ये आ गया नीचे, ये चला जाएगा इसके नीचे, है ना, 2/1। अब इसे अनुपात में लिख लीजिए, m पहले लिखा है तो हम भी पहले m लिखेंगे, उसके बाद n लिखेंगे, और m वाला ऊपर 2 है तो m के लिए 2 लिखेंगे और n के लिए 1 लिखेंगे, ये वाला रेशियो सही होगा। अब कुछ कमेंट करेंगे ये वाला क्यों नहीं हुआ, ये जब सही होता जब n पहले लिखा होता, इसमें n आपके बाद में लिखा हुआ है, इसलिए आपके ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ है। क्वेश्चन इजी था, लेकिन दो ऑप्शन एक जैसे थे तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ये आपको क्वेश्चन मार्क की जगह सही निकालना है, कौन सी संख्या आएगी, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने लिया है, और इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इजी लेवल का क्वेश्चन सभी कर देंगे। 2 का दुगना होकर 1 ऐड किया है, 5 का दुगना होकर 2 ऐड किया है, 12 का दुगना होकर 3 ऐड किया है ना, यानी कि ऐड हो रहा है, हो तो रहा है दुगना, और उसमें आपके 1 2 3 ऐड हो रहा है, अगले में 27 का दुगना होगा तो आप कहेंगे 54 हो जाएगा, 27 का दुगना 54, और अब ऐड होना चाहिए 4, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, 58। इसमें ऑप्शन दिए नहीं है तो आप कर सकते हैं, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, जिससे किसी को समझ नहीं आया है तो वो भी समझ सके। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 2 से 5 बना है तो क्या हुआ है, 2 का दुगना किया है और उसमें 1 ऐड किया है तो 5 बना है। अब 5 में भी यही किया है, 5 का दुगना करके इसने 2 ऐड किया है तब आपके 12 बना है, 12 में 3 ऐड हुआ है तो अब आपको आगे 4 ऐड करना है, यानी कि 27 का दुगना तो करना है और उसके बाद आपको 4 ऐड करना है, यानी कि 58 आएगा। यहाँ तक आप मिला सकते हैं, 54 और 4 58, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नहीं दिए हैं लेकिन आप कर सकते हैं। ये देखिए एक और रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि एक ही एग्जाम में ये इतने सारे क्वेश्चन आए थे, अब जो मैं करवा रहा हूँ रीजनिंग वाले, पहला क्वेश्चन करवा दिया, अब दूसरा क्वेश्चन है, ये एक ही एग्जाम में पूछे गए हैं और ऑप्शन पता नहीं है, इसलिए मैं आपको केवल क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 1 9 25 50 और 81, इसमें ये सब पूछा गया था कि इसमें से गलत कौन सी है, वो आपको सीरीज का अक्षर चूज करना है जो गलत दे रखा है। तो देखिए 1 से हुआ है 9, तो ध्यान से यदि देखते हैं तो ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, एक का मान लेते हैं स्क्वायर है, ये आपके 3 का स्क्वायर है, ये आपके 5 का स्क्वायर है, और ये हम मानते हैं 7 का स्क्वायर है, और ये आपके 9 का स्क्वायर है ना। तो ये विषम संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर दे रखा है, विषम संख्याओं का स्क्वायर दे रखा है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये 50 नहीं है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन यहाँ 50 दे रखा है, यानी कि ये 50 है ना, ये सीरीज का गलत अक्षर है, यहाँ 49 आना चाहिए था। इजीली कर लिया होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो आंदोलन से क्वेश्चन STB के एग्जाम में पूछा गया था, और इतिहास से जब भी क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से तो ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप पक्के कर लीजिए। अब जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है सविनय अवज्ञा आई, भारत छोड़ो आए, तो मैं आपको सारी डिटेल से करवा देता हूँ। पहला ऑप्शन है 1920, तो इसमें आपको पता है कौन सा आंदोलन हुआ, तो आप कहेंगे असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन इसमें हुआ, असहयोग, तो ये आपको नोट कर लेना है। यदि आपसे पूछे असहयोग आंदोलन उस टाइम कौन था अंग्रेज अधिकारी, तो जेम्स फोर्ड, याद कर लीजिए जेम्स फोर्ड। 1922 की बात करें तो सबको याद है 1922 तो अच्छे से, है ना, अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति है क्या 1922, तो आप कहेंगे चोरा चोरी घटना गोरखपुर में हुई थी, वो 1922 की घटना है। 1942 सबको याद है भारत छोड़ो आंदोलन, और अगस्त क्रांति से कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को, और 1930 का आपके है
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। तो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप चारों को नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चोरा चोरी घटना STA-B के एग्जाम में पूछी गई है, तो आप एक बार इसे डिटेल से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिए गए? पहले आपको पता होना चाहिए क्या चीज किस देश से ली गई है हमारे संविधान में, है ना। तो अमेरिका से लिया गया है आपके मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये अमेरिका से लिया गया है। रूस से यदि पूछे आपसे तो रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। उसके बाद आपको नोट करना है आयरलैंड। तो आयरलैंड से ज़्यादा पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, DPSP है ना। तो नीति निर्देशक तत्व यदि आपसे पूछे तो आयरलैंड से। और जो आपके एनी बिसेंट थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट, वो भी आयरलैंड की थी, तो आप नोट कर लीजिए। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो चार मैंने आपको और क्वेश्चन बता दिए हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिए। अमेरिका से पूछे तो एक बार फिर से बता देता हूँ, स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार है। रूस से आपके मौलिक कर्तव्य है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है। संविधान संशोधन लिया गया है आपके दक्षिण अफ्रीका से। और रूस रह गया क्या? रूस से बता दिया आपको। आयरलैंड से लिए गए हैं DPSP नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद आपको क्या पूछा जा सकता है? मौलिक कर्तव्य समवर्ती सूची का आप नोट कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छे से एक्सप्लेन किया है चारों ऑप्शन को, और आपको क्या चाहिए। यूनेस्को में भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित धरोहर का मतलब होता है, एक तो वो सांस्कृतिक रूप से और अमूर्त दोनों तरफ से यूनेस्को में शामिल की गई है। तो मैं आपको डिटेल से ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा। पहला है आपकी अजंता गुफा, जो कहाँ है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है। और इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था आपकी 1983 यानी कि 1983 में। उसके बाद है ताजमहल, इसे भी सेम ईयर 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। कंचनजंगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकमात्र मिश्रित धरोहर है कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। आप मेरी पूरी बातों को नोट कीजिए, मैं केवल आंसर नहीं बताता, पूरे आंसर को क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। एकमात्र मिश्रित धरोहर है कंचनजंगा, जिसे 2016 में यूनेस्को में आपके शामिल किया गया। और काजीरंगा, तो काजीरंगा में भी आप नोट कर लीजिए। काजीरंगा पहले तो आप बताइए कहाँ है? असम में। और इसे 1985 में शामिल किया गया। 1985 में यानी कि 1985 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया। उसके बाद ज़्यादा पूछा जाता है तो वो आपके अमूर्त धरोहर से पूछा जा सकता है। करंट का है कि नवीनतम अमूर्त धरोहर यूनेस्को में कौन सी शामिल हुई है? तो वो है दुर्गा पूजा। ये अलग हटके क्वेश्चन है, आप इन्हें नोट कर लीजिए। दुर्गा पूजा जिसे अभी अभी रिसेंटली यूनेस्को में शामिल किया गया है और अमूर्त धरोहर है। वहीं और क्वेश्चन पूछे तो कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में शामिल किया गया। और रानी की वाव गुजरात में ही 2014 में शामिल हुई। आप इन सबको नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कह रहा है, संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? तो मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। संगीत का जनक ये आपके सामवेद को कहा गया है, पहले तो आप इतना नोट कर दीजिए। उसके बाद एक वेद से क्वेश्चन आता है कि कौन सा वेद वेद त्रय में शामिल नहीं है? तो आपके अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद तीनों शामिल है। जादू टोणों का ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो अथर्ववेद को जादू टोणों का
वेद कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको करना है ऋग्वेद। यानी कि ये 4-5 क्वेश्चन है जो वेदों से बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इन चारों पांचों को नोट कर लीजिए। सामवेद को संगीत का जनक, अथर्ववेद को जादू टोना का वेद, और ये तो यूपीपीसीएल टीजी2 में लास्ट बार 2021 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। आगे चलिए मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन को। देखिए, इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो इक्ता प्रणाली का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इल्तुतमिश की तरफ जाना है। इल्तुतमिश के बारे में बता दूं, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। वैसे तो गुलाम वंश है ना, ये लीजिए, गुलाम वंश, इल्बरी वंश, यामिनी वंश, तीनों एक ही वंश के नाम है। इनका संस्थापन है कुतुबुद्दीन ऐबक। जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये करना है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो वो इल्तुतमिश है। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की, यानी कि जो कुलीन वर्ग के लोग थे, यानी कि जो बड़े संप्रदाय के अपने लेवल के वर्ग लोग थे, उनको इसने लोगों पर राज करना सिखाया, या फिर अपने राज्य में शासन करना सिखाया। और क्या पूछा जा सकता है, हरिसेन से रिलेटेड आप नोट कर लीजिए। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है, और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जीवन काल से रिलेटेड बातें बताई गई है, या समुद्रगुप्त की बातें प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, और इसके लेखक है हरिसेन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब से रिलेटेड एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। बीबी का जो मकबरा है, बीबी का मकबरा, जिसे हम ताजमहल की बद्दी नकल कहते हैं, बीबी का मकबरा ताजमहल की बद्दी नकल, उसे औरंगजेब ने बनाया। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लीजिए। भारत का पहला शहर, भारत का पहला शहर कौन सा है जो यूनेस्को में शामिल है, तो ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला शहर यदि आपसे पूछे तो अहमदाबाद करना है, लेकिन जयपुर भी यूनेस्को में शामिल है, और 2019 में इसे शामिल किया गया। जयपुर शहर राजस्थान का है, सब जानते हैं ना, वो आपकी यूनेस्को में शामिल है। ये दूसरा शहर है, जयपुर दूसरा शहर है, अहमदाबाद फर्स्ट शहर है जो यूनेस्को में शामिल है, और ये 2017 में शामिल किया गया। तो अहमदाबाद 2017 में, जयपुर 2019 में। कोणार्क सूर्य मंदिर की बात आई तो मैंने इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी अभी मैं आपको बता दूं, कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, और खजुराहो जो एमपी में है 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं, ऐसा यूपीपीसीएल क्वेश्चन पूछता है, और शायद प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। तो खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए हैं, पंचायतन शैली आप नोट कर लीजिए, पंचायतन शैली में खजुराहो के मंदिर बने हुए हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर बना, तो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, और इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फजल अली कमीशन की स्थापना हुई, राज्य पुनर्गठन आयोग। और उसी के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश को 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया, तो ये नोट कर लीजिए आप। उसके बाद गोवा का पूछा जाता है, तो गोवा राज्य कब बना, ये भी आप नोट कर लीजिए। गोवा को कब राज्य का दर्जा दिया गया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1961 है, 1961 में गोवा को भारत में विलय करवाया गया, 1961 में भारत में विलय हुआ। और राज्य कब बना ये भी नोट कर लीजिए, तो 1987 में गोवा राज्य बना। गोवा से पुर्तगालियों को सबसे आखिर में भारत से हटाया था, और गोवा सबसे लास्ट में मुक्त हुआ और भारत में विलय हुआ। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तेलंगाना कब बना, तो 2 जून 2014, अभी रिसेंटली की बात है, जब हम स्कूलों में थे, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। उसके बाद क्या पूछा जाता है, आपकी लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी कब बने, है ना, अभी रिसेंटली 2020 की न्यूज होगी शायद। तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट को देख लूंगा।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बने, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बने। तो ये क्वेश्चन बहुत है, इतने नोट कर लीजिए आप। एक और करवा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करवा नहीं पाते हैं, टाइम भी कम होता है। सिंधी भाषा को कब किस संविधान संशोधन से संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला? तो संवैधानिक भाषाएं कितनी हैं, पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा। तो आप कहेंगे 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। हमारी राजस्थानी यानी कि जिसे हम मारवाड़ी बोलते हैं, ये आपके संवैधानिक भाषा के रूप में शामिल नहीं है। 21वां संविधान संशोधन है जिसमें आपके 8 अनुसूचियां हैं और उसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 15वीं भाषा आपकी सिंधी को जोड़ा गया। यानी कि सिंधी कौन सी भाषा है? तो आप कहेंगे 15वीं भाषा। 21वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जोड़ा गया और 15वीं भाषा है। तो इतने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नोट कर लीजिए। 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, 15वीं भाषा है सिंधी, जिसे 21वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और यदि हो सके तो शेयर भी जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए रेगुलरली इसी प्रकार की वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जरूर कमेंट कीजिए यदि आपको आंसर पता है तो, और केवल आंसर नहीं बताई जाएंगी, आपको वो भी लिखवाया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि चारों ऑप्शन को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। आप अपना कमेंट कीजिए, आपको क्या लग रहा है इसका आंसर। वैसे तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप सभी ने सही किया होगा। दुधवा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। अब चलिए मैं आपको ऑप्शन बता दूं, क्या पता आपकी ऑप्शन से आंसर आ जाए। तो असम में जो आपको है वो नोट कर लेना है, मानस अभयारण्य, और दूसरा है आपको काजीरंगा। दो अभयारण्य इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं। उड़ीसा में है क्या? असम में। तो असम में आपको नोट कर लेने कौन कौन से हैं। एक तो है मानस अभयारण्य असम में, और दूसरा है काजीरंगा। दोनों ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो क्या नोट करेंगे आप? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, और एक है आपके काजीरंगा। तो नोट कर लिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन की तरफ एक्सप्लेन कर देते हैं। उत्तराखंड में सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको दो नामों से पूछा जा सकता है, जिसे आप कहते हैं जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कहते हैं ना, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, अभियान या उद्यान, उसका अभी नाम कर दिया गया है रामगंगा। तो आप नोट कर लीजिए, रामगंगा नाम से यदि पूछे तो भी जिम कार्बेट का पूछ रहा है, और आपको उत्तराखंड ऑप्शन करना है। गुजरात का सबको याद है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और उत्तर प्रदेश में सबने नोट कर लिया दुधवा राष्ट्रीय अभयारण्य। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन वही पूछा है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। ऑप्शन की तरफ जाएंगे, सी गुजरात में। असम में मैंने आपको नोट करवा दिया, याद कर सकते हैं आप, मानस और काजीरंगा। मानस और काजीरंगा। और दूसरा है उत्तराखंड में, जो अभी हमने कहा रामगंगा, या फिर रामगंगा लिख लीजिए क्योंकि नया नाम इसका ये है, पहले जिम कार्बेट था। उत्तर प्रदेश में अभी आप पढ़कर आए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ है? तो आप कहेंगे बिहार में। इससे पहले हम आपको सफलता मंत्र की वॉल्यूम 2 से अवगत करवा देते हैं। नॉन टेक की 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चनों की एक पुस्तक निकाली है, सफलता मंत्र वॉल्यूम 2। पहले पार्ट में हमने 250 क्वेश्चन शामिल किए थे, और इसमें 500 जो यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीआरवीएनएल, टीजी2, डीएमआरसी, डीआरडीओ, इसरो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है नॉन टेक की। तो आप टेलीग्राम पर मैसेज करके इसे ले सकते हैं, पीडीएफ फाइल है, आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 3 पुस्तक बनाई है, जिस पहली में 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दूसरी में 500 प्लस है, और तीसरी पुस्तक दोनों को मिलाकर बनाई है 700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की पुस्तक है। आप लेना चाहे तो ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, आप कहीं भी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। आगे जो आपके सामने क्वेश्चन है वो कह रहा है जिम कार्बेट, तो अभी अभी किया है, ऑप्शन पढ़े हैं ना, उसी से आया है। जिम कार्बेट की जगह यदि आपको रामगंगा दे तो भी आप कर सकते हैं, तो वो आपका उत्तराखंड में है। असम में कौन सा है? बार बार ऑप्शन ये है ताकि आपको याद हो जाए, एक बार से याद न हो। तो मानस और काजीरंगा आपकी असम में है।
उत्तराखंड में अभी आपने पढ़ा रामगंगा या फिर जिम कार्बेट। और आगे कौन सा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो आप कहेंगे दुधवा राष्ट्रीय अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा पूछ लिया है, काजीरंगा बताइए, असम की तरफ जाएंगे ना, असम वाला ऑप्शन कौन सा है, तो आप कहेंगे असम में है काजीरंगा। और ऑप्शन एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आधुनिक भारत का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, इतिहास का क्वेश्चन है। कह रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना या अध्यक्षता किसने की। यहाँ मिस प्रिंट हो रखा है, आपको करना है अध्यक्षता किसने की, यानी कि प्रथम जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की। तो मैं आपको बता देता हूँ, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन चारों एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, आप देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं, जिनके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ए.ओ. व्योम ने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में, ए.ओ. व्योम। और जो आगे है व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनका पूरा नाम था। इन्होंने 25 दिसंबर 1885 को कलकत्ता के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की 25 दिसंबर 1885। और कलकत्ता के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये पूरा नाम है इसका, जहां अध्यक्षता हुई। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8वां, जो कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन से, तो आप इजीली याद कर सकते हैं कौन थे, सबको पता है प्रार्थना समाज। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीआरडीओ यूपीपीसीएल में आ सकता है, याद कर लीजिए। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की संस्थापना की, उनके संस्थापक है। ज्योतिबा फुले के बारे में आप बताइए। राजा राम मोहन राय के बारे में बताइए। तो इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा 1828 में सती प्रथा पर रोक लगाई, या फिर सती प्रथा के अंत के लिए इन्होंने प्रयास किए। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम बताइए। गीता रहस्य, गीता रहस्य। कमेंट कीजिए, फिर हम आपके एक्सप्लेन करते हैं। आप कमेंट कर दीजिए ज्योतिबा फुले के बारे में बताइए, क्या है ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की संस्थापना किसने की, यदि ये आपसे पूछे तो आपको करना है ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज सबको याद है। और यदि हम एक और क्वेश्चन आपको बताएं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय उपद्रव का नेता किसे कहा जाता है, या भारतीय उपद्रव का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है। 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, आंसर एक ही है और क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है। तो भारतीय उपद्रव का पिता जब भी पूछे, आपको ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना है, बाल गंगाधर तिलक। यहाँ आपकी आत्माराम पांडुरंग सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो सबको याद है आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। इन्होंने नारा क्या दिया, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो आपको याद होना चाहिए दयानंद सरस्वती। यानी आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। ज्योतिबा फुले मैंने अभी अभी आपको बताया, सत्य शोधक समाज। और गुलामगिरी पुस्तक भी ज्योतिबा फुले की है। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा के अंत के लिए ब्रह्म समाज। और बाल गंगाधर तिलक पुस्तक है गीता रहस्य, गंगाधर तिलक की। और इन्होंने जो किया वो भी मैंने आपको बताया, भारतीय उपद्रव के पिता इन्हें कहा जाता है। केसरी व मराठा पत्रिका भी बाल गंगाधर तिलक की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर है। आपको 4 या 5 नए क्वेश्चन सीखने को यहाँ जरूर मिले होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कह रहा है ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है। तो ओजोन परत सबको याद होनी चाहिए। चलिए हम एक्सप्लेन से इसका आंसर लाते हैं, यानी कि ऑप्शन से। एम्पियर किसकी है, आप कहेंगे विद्युत धारा की। विद्युत धारा की एम्पियर है, और एम्पियर को ए से दर्शाते हैं, है ना। हर्ट्ज किसकी है, तो आप कहेंगे ये है आपके फ्रिक्वेंसी की, यानी कि आवृत्ति की। आवृत्ति की फ्रिक्वेंसी है। आवृत्ति की एक और बताइए, तो आप कहेंगे साइकिल पर सेकंड, यानी कि चक्र प्रति सेकंड। डोप्शन किसकी है,
तो आप कहेंगे ओजोन परत की, और ओजोन को O3 से दर्शाया जाता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो आपको बताना है 3, है ना। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। और वोल्ट किसकी है, तो वोल्ट ईएमएफ की है। विद्युत वाहक बल जिसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की है, यानी कि विभवांतर की है, तो ये इसकी वोल्ट होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। डॉप्शन है ओजोन की, O3 इसका परमाणु होता है। तो ओजोन परत को मापने की इकाई है डॉप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है वुल्लर झील और डल झील कहाँ स्थित है। तो चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। वुल्लर झील और डल झील है आपके जम्मू कश्मीर में। याद कर लीजिए, वुल्लर झील और डल झील जम्मू कश्मीर में। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मणिपुर से है। लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो लोकटक झील है आपकी मणिपुर में। अब लोकटक झील में एक और है, यहाँ संगाई पाया जाता है, संगाई हिरण है, वो पाया जाता है लोकटक झील पर। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वो भी यही है। उसका नाम बताइए, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप क्या कहेंगी, आंसर कीजिए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करवाया है, वैसे तो इसका आंसर बताया है कि कौन सा है। काबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है, वो लोकटक मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील पर, और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। हमने डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए नॉन टेक की ई बुक पब्लिश की है। यदि आप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हैं, जिसमें 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो डीआरडीओ वाली प्लेलिस्ट में भी जरूर विजिट करें, वहां हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते रहते हैं। नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो कह रहा है किरण के पास 50 रुपए हैं तथा 100 रुपए की कुल 85 नोट है, यानी कि 50 और 100 रुपए की 85 नोट है। यदि उसके पास कुल 5000 रुपए हैं तो 50 रुपए के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आई तो आपको ऑप्शन के थ्रू इसका आंसर करना है चाहिए। कि मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किरण है, उसके पास 50 रुपए के भी नोट हैं और 100 रुपए के भी नोट है। अब पता नहीं कितने नोट है, n इंटू एन कर दीजिए, और टोटल उसके पास जो रुपए हैं वो 5000 है ना। तो इसे हम कैसे करेंगे, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा और टाइम की भी बचत होगी। किस प्रकार से बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रुपए की, तो देखिए 50 रुपए के मान लेते हैं। आपको आंसर में क्या ज्ञात करना है, 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो मान लीजिए 50 रुपए के 30 नोट है, तो क्या होगा, 50 रुपए की 30 नोट है, यानी कि उसके रुपए कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1500 रुपए हो जाएंगे। टोटल उसके पास 85 नोट है, यानी कि 30 तो हो गई 50 की। अब जो आपके बचे हैं 55, वो नोट होने चाहिए उसके 100 के, तो 100 के 55 होंगे, यानी कि 5500 रुपए कितने हो गए। दोनों को ऐड करेंगे तो हम कहेंगे रुपए हो गए 7000, लेकिन उसके पास तो टोटल कितने हैं, 5000 रुपए हैं, यानी कि 30 वाला आंसर नहीं होगा, है ना। इजीली इस प्रकार से कर सकते हैं ना, समझ रहे हो ना किस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ। आगे मान लेते हैं उसके पास 50 रुपए के 50 नोट है, तो 50 रुपए की 50 नोट होंगे, यानी कि उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2500 रुपए। यदि 50 नोट ये वाले हैं तो टोटल 85 में से 35 नोट वो वाले होंगे, यानी कि 100 के 35 होंगे, तो 3500 रुपये। 3500 और 2500 कितने होते हैं, आप कहेंगे 6000, तो लेकिन उसके पास तो टोटल 5000 रुपये ही है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है ऑप्शन वाला, उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 70 नोट, यानी कि 50 के 70 नोट है, तो आप कहेंगे कितने हो गए, 3500 रुपये। 70 ये हो गई, तो वो कितने बचे, 15 नोट, और 15 इंटू 100 के हैं, यानी कि 1500 रुपये। यानी कि अब आपका कह रहा है दोनों को ऐड करेंगे तो 5000 बन रहा है, यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा। यदि एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है ना, तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए रेगुलर वीडियोज प्रोवाइड करवाते हैं।
यदि हम 40 से करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि 50 से जब नहीं हुआ तो 40 से कैसे हो जाएगा, नोटों की संख्या यानी कि 50 के नोट की संख्या ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। स्क्रीन पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पढ़ लीजिए। कह रहा है रोगी, डॉक्टर और मनुष्य। तो आपको पता है मनुष्य क्या होता है, वही रोगी होता है और वही डॉक्टर होता है, यानी कि मनुष्य दो भागों में बंटा है, आधे डॉक्टर है आधे क्या है, रोगी है। तो मान लीजिए ये मनुष्य का सर्किल है। जब भी आए तो उनके शब्दों को देखना है और देखता है किससे संबंधित है, कैटेगरी देखनी है। मनुष्य ही डॉक्टर होते हैं और मनुष्य ही रोगी होते हैं, तो इस प्रकार से बनेगा, आप इजीली कर पाएंगे। आपको शब्द देखना है और देखना है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो कह रहा है मनुष्य, ये मनुष्य का सर्किल बन गया। अब डॉक्टर, डॉक्टर कोई जानवर थोड़ी ना होगा, होगा तो मनुष्य ही ना, यानी कि मनुष्य के अंदर आएगा। और आधे डॉक्टर होंगे आधे रोगी होंगे। तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और वेन आरेख या फिर वेन डायग्राम का क्वेश्चन आपके डीआरडीओ एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसटीएबी की हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं आप। तो ये सबको पता है और ऐसे क्वेश्चन डीआरडीओ भी देता है जो सबको इजीली पता होते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य ऑप्शन दे रखे हैं। अशोक के बारे में आप जितना जानते हैं उतना लिखिए, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि असम के जो अशोक के जो लिखित अभिलेख है ना, उनको पहली बार पढ़ने में किसने सफलता हासिल की, तो जेम्स, उनका नाम है जेम्स, जेम्स प्रिंसेप, ये नाम आता है प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के पहली बार अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की। अशोक की एक पुत्र महेंद्र और दूसरी पुत्री थी संघमित्रा। और महेंद्र बोधि वृक्ष लेकर श्रीलंका गए थे और वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बौद्ध धर्म का श्रीलंका में प्रसार या प्रचार प्रसार किसने किया, तो अशोक के पुत्र महेंद्र ने। और वह बोधि वृक्ष लेकर गए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा वृक्ष, तो बोधि वृक्ष लेकर गए थे। जितना पढ़ सकते हैं अशोक के बारे में, तो खैर जितना पढ़ा जाए उतना कम है, तो आप ये जरूर याद रख लीजिए। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर है, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में यह कहा जाता है कि इन्होंने ये कभी युद्ध नहीं हारे थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक है जो कभी युद्ध नहीं हारा था, अपने इतिहास का एक भी युद्ध समुद्रगुप्त नहीं हारा था, यानी कि महान योद्धा था। संगीत, यानी कि अच्छा गायक भी था, संगीत प्रेमी था। ये क्वेश्चन आते हैं कि संगीत प्रेमी निम्न में से कौन था, विष्णु का भक्त था। ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। और समुद्रगुप्त के बारे में एक खास बात है कि ये कभी युद्ध नहीं हारा था। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर छप सकता है। समुद्रगुप्त के दो ही क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त कभी युद्ध नहीं हारा था और भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, ओजोन परत को मापने की इकाई। तो माय डियर ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। और यदि ये क्वेश्चन नहीं आया ना, तो एक और मैं बता रहा हूं इसी से रिलेटेड, वो भी छप सकता है। क्वेश्चन है ओजोन परत, है ना। तो ओजोन परत क्या है, ये है O3। ये पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 परमाणु होते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन है, ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आपको दे रखा है। तो ये 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए। यदि इनमें से कोई और क्वेश्चन आए तो वो भी एक्सप्लेन करेगा। चलिए कर देते हैं। जब एम्पियर आए ना, तो ये होती है विद्युत धारा की। और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके तो इजी है। हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी की, जिन्हें आप कहते हैं आवर्ती, है ना, आवर्ती। और वोल्ट किसकी है, तो वोल्ट है ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, पोटेंशियल डिफरेंस की, पीडी की।
और वोल्ट की, यानी कि वोल्ट है विद्युत वाहक बल, पोटेंशियल डिफरेंस, इस प्रकार से आप वोल्ट करते हैं, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो ये क्वेश्चन माय डियर छप सकता है, क्योंकि अभी अभी जो क्वेश्चन आया था STAB के, वह स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड था कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में शामिल नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन शायद था। मैंने STAB के जो 3 दिन एग्जाम हुए थे उनके 3 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। आप DRDO प्रीवियस ईयर पेपर की प्लेलिस्ट में जाइए या DRDO पेपर्स की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन देख लीजिए, उनमें से तो कोई रिपीट हो तो हमें क्या, सही करना है, तो आप उनको भी जरूर देखें। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। बंग भंग हम कहते हैं 1905 में हुआ, इजी याद कर लीजिए, बंग भंग 1905 में। 1907 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन की क्या खासियत थी बताऊं, इसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। और दूसरा, महात्मा गांधी इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं थे। कारण पता चला, 1915 में तो दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तो 1907 में कैसे शामिल हो सकते थे, आप भी जानते हैं। और 9 जनवरी को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। याद कर लीजिए माय डियर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, तो 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सबको याद है, 22 मई जैव विविधता दिवस। आप कमेंट करके बताइए 22 मार्च को क्या मनाते हैं। और 21 जून को पता है योग दिवस, योग दिवस। और इस बार योग दिवस की थीम क्या थी, तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी या इम्यूनिटी, इस प्रकार की थीम थी 2022 के योग दिवस की। 22 अप्रैल 22 मार्च क्या मनाते हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय उद्यान से एक क्वेश्चन जरूर छपेगा, तो याद कर लीजिए माय डियर, इंपॉर्टेंट 4 आपके सामने लिखे हुए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जब भी गिर आए, ग से गिर, तो गुजरात की तरफ आपको जाना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। असम में पूछा जाता है, तो असम का है काजीरंगा और मानस। काजीरंगा और मानस दो आपको इंपॉर्टेंट छप सकते हैं, आपको यही याद करने हैं। काजीरंगा और मानस कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, है ना। तो ये याद कर लीजिए। जिम कार्बेट का अभी नया नाम क्या रखा है, कमेंट कीजिए। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट का नया नाम है। तो ये आपके माय डियर छप सकता है, यानी कि याद कर लीजिए। यदि आपको जिम कार्बेट के नाम से न पूछकर रामगंगा नाम से पूछे, तो भी आपको कौन सा करना है, तो आप करेंगे अपने उत्तराखंड में जिम कार्बेट या फिर रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, वर्तमान में राष्ट्रपति के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो सबको पता है राष्ट्रपति कौन है, सब कमेंट करेंगे द्रौपदी मुर्मू। क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया क्या, कोई नहीं, छोटा कर लेते हैं कलर का साइज। राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, है ना। और उनके मुख्य सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो बताइए आप। राजेश वर्मा, इसका राइट आंसर है राजेश वर्मा, जिन्हें द्रौपदी मुर्मू का, यानी कि राष्ट्रपति जी का सचिव नियुक्त किया गया है। एनवी रमन्ना क्या है, तो एनवी रमन्ना 48वें नंबर की, 48 नंबर की मुख्य चीफ जस्टिस है, यानी कि चीफ जस्टिस है। और यो ललित 49वें नंबर के हैं, जो DRDO ने अभी क्वेश्चन पूछा था 49 नंबर की, कौन है आपकी चीफ जस्टिस, तो यो ललित है। और समीत कामार आपके DRDO के हेड है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि DRDO के पहले थे सतीश रेड्डी, और अभी चेंज होके 2022 में हो गए हैं समीर कामत।
तो माय डियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको DRDO एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इन ई बुक को भी ज़रूर परचेज कीजिए, लिंक दे रखा है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें।